शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सब दिशा कुछ शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है अपर्णा मिश्रा। वो सद्भावना समिति चलाती हैं जो उनके पिताजी के समय से चल रही है और एक तरीके से पिताजी ने जो काम शुरू किया था उसको अपर्णा जी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो कृषि क्षेत्र है उस पर काम करने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई है। बाराबंकी में उनका अपना गांव है, वहाँ महिलाओं का एक बड़ा समूह को जोड़कर आगे काम कर रही हैं, जिसमें शहद पे भी काम हो रहा है और एग्रीकल्चर के और तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है। इसके साथ ही साथ बाराबंकी और बनारस में वो महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कार्यक्रम उनके चल रहे हैं वो अलग है। कोविड के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध जो कवि हैं कुमार विश्वास, उनके साथ मिलकर तमाम लोगों की मदद की है, दवाएं पहुंचाई हैं। तो इन सब बातों पे आज चर्चा के लिए हम हैं अपर्णा जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे समाज सेवा शुरू किया आपने? चलन जी, समाज सेवा तो पढ़ाई के साथ शुरू करी थी। बेसिकली मेरे पापा ने शुरू किया था। सद्भावना समिति जो हमारे NGO है, मेरे पापा ने शुरू किया था 96 में। और एक वो डिसेबल बच्चों को स्कूल चलाते थे गाँव में, तो मैं पापा के साथ जुड़ी रहती थी धीरे धीरे। तो मैं अपनी तरफ से जो कर सकती थी मैं करने की कोशिश करती थी। और मैं अपनी पढ़ाई के साथ मैं बेसिकली बिजनेस में अपने इन्वॉल्व हो गई। तो मैं बिजनेस करती थी, पापा अपने सद्भावना समिति का जो वर्क था, सोशल वर्क, वो करते थे। किस चीज़ का बिजनेस था? मेरा एंटरप्रेन्योर थे, तो मैं एक मल्टी लेवल कंपनी में थी। फिर मैंने कुछ प्रॉपर्टी के काम भी किए। मैंने आइसक्रीम, बास्केट रोबिन्स आइसक्रीम की उसकी फ्रेंचाइजी थी मेरे पास। तो ऐसे करके काफ़ी बिजनेस हमने किए। फिर धीरे धीरे मैं दूसरी तरफ गई, धीरे धीरे मैं हॉस्पिटल लाइन में गई। फिर मैंने शिल्पा शेट्टी के साथ मिलकर भी काम किया, मेरा एक्सेस था उनके साथ, तो ऐसे करके भी काम किया। फिर धीरे वेलनेस सेंटर में और वेलनेस के क्षेत्र में मैं अपना धीरे धीरे काम कर रही हूँ। पहले भी कर रही हूँ और आज भी कर रही हूँ। लेकिन साथ साथ जो पिताजी ने हमारी NGO बनाई थी उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। सद्भावना समिति किस साल में बनी थी? मेरे पापा ने 96 में बनाई थी और पापा उसको बहुत टाइम से कर रहे थे। और उसके 2016 में मेरे फादर की डेथ हो गई, तो पूरी तरीके से मैंने फिर इसको टेक ओवर कर लिया। कि पापा आज नहीं है, लेकिन जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, तो उनके जो सपने हैं जो रह गए हैं उनसे अभी पूरे करने में, उसको पूरा कर और उसको आगे ले जाऊँ। तो क्या क्या प्रोजेक्ट थे उस समय जो सद्भावना कर रही थी? हाँ, उस टाइम जब पापा जी थे मेरे, तब उस टाइम तो कुछ प्रोग्राम थे गवर्नमेंट के, माइनॉरिटी के प्रोग्राम थे जो वो करते थे। कुछ और छोटे मोटे प्रोग्राम थे। इसमें एक डिसेबिलिटी स्कूल का प्रोग्राम था जो कि 18 साल से हमारे फादर चला रहे थे। तो फिर पापा की डेथ के बाद फिर मैंने उसको टेक ओवर किया। उसमें हमारे पास 18 बच्चे थे जो कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं और डिसेबिलिटी में भी जो बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता है, जो चल नहीं पाते, इस तरीके के बच्चे हैं। तो वो बेसिकली हमारा डे केयर सेंटर है, जिसमें बच्चे सुबह 10 बजे आते हैं, फिर वहीं रहते हैं, फिर उनको खाना दिया जाता है, फिर उनको बेसिक पढ़ाया जाता है, जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके थ्रू। फिर उनको कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है। तो इस तरीके से शाम 5 बजे बंद होता है। गाँव में हमारा जो घर था। किस गाँव का है? भानमोड़। हमारा गाँव पड़ता है भानमोड़। तो भानमोड़ जो हमारा घर था वो मेरे फादर ने डेडिकेट कर दिया उन बच्चों के लिए। तो उसमें अभी भी चल रहा है वो। अभी कोविड की वजह से 2 साल से बंद है, तो सरकार की नई गाइडलाइन आ जाएंगी तो फिर हम उसको ओपन कर देंगे। और वहीं पर भी महिलाओं के साथ मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि पापा का सपना था, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और हम 6 बहनें हैं। तो मेरे फादर ने हमेशा हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया, हम लोगों को सिखाया कि हम भी अपनी सोसाइटी में अपना स्थान ले सकते हैं। तो मेरा ज़्यादा कंसर्न महिलाओं के प्रति ज़्यादा रहता है। तो अभी महिलाओं के सशक्तिकरण के कई प्रोग्राम गाँव में मैं चला रही हूँ। एक हमारा प्रोजेक्ट अभिलाषा जो चल रहा है, जो मैं खुद चला रही हूँ। 2 साल हो गए। इसमें 300 महिलाओं को हमने ट्रेन किया है सिलाई और कटाई में, जिसमें कि लगभग 100 महिलाओं से ज़्यादा हमारी जो ट्रेन हो चुकी हैं, बाकी सब प्रोसेस में है। और उसमें जो सबसे खुशी की बात है, लास्ट ईयर से हमारे पास 20 महिलाएँ ऐसी हो गई हैं जो मंथली अपनी इनकम करने लगी हैं। उनको कुछ कपड़ों का ऑर्डर मिला है, जो अपने सेंटर में, मेरा जो सेंटर है वहाँ बैठती बनाती हैं और उनको पैसे मिलते हैं। तो अभी हमारी 20 महिलाएँ हैं जिनको 1000 से लेकर 5000 तक अभी उनको मिलने लगे। उनकी जो आय हो गई है। और अभी हमने लास्ट मंथ उनको दी थी, जो होली पे भी दी थी उनको। और अभी उम्मीद है कि आगे भी हम उनके लिए करेंगे। तो मेरा ये सपना है कि मैं उन महिलाओं की आय का साधन कुछ बना सकूँ, जिससे वो अपने पैर पर खड़े हो सके और वो स्वतंत्र, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें, जिससे ज़िंदगी में अपने डिसीजन, अपने निर्णय को खुद ले सकें और अपने परिवार का भी सपोर्ट कर सकें। ये बाराबंकी और बनारस दोनों जगह? हाँ, दोनों जगह। बनारस में पिछले साल मेरा चल रहा था और बाराबंकी में पिछले साल हमने शुरू किया था। तो 2 साल दोनों जगह कम्प्लीट हो गए। बनारस का कम्प्लीट है, इस साल अब स्टार्ट होने वाला है। आप जो पढ़ाई कर रही थी तो क्या
सपना था या क्या बनना चाहती थी? मैं जो पढ़ाई करी थी मेरा सपना आईएएस बनने का था, और मेरी बेसिकली पढ़ाई तो उसी साइड से की। मैंने हिस्ट्री से एमए किया और मैं इसी लखनऊ आरएलडी रानी लक्ष्मीबाई की पढ़ी हुई हूँ। तो नाम में ही रानी लक्ष्मीबाई था, तो हम सोचे कुछ काम भी वैसे ही करेंगे। तो मेरा सपना था आईएएस बनने का था, लेकिन मैं अपने फादर को देखती थी कि वो अकेले कर रहे थे ज़िंदगी की जद्दोजहद में, वो अकेले आगे बढ़ रहे थे। और मेरा कोई ब्रदर नहीं है, तो मैं कभी सोचती थी पापा को देखती तो मुझे लगता था कि इनको किसी लड़की की ज़रूरत है। तो मैं पूछती तो नहीं थी उनसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था काश मेरा कोई भाई भी होता तो उनके साथ खड़ा होता है। तो हमने कहा अब तो भगवान ने दिया नहीं, लेकिन क्या हम लोग बन सकते हैं। फिर मैं अपने पापा के साथ काम करने लगी। फिर जो आईएएस का ड्रीम था मेरा शिफ्ट हो गया बिजनेस में। अच्छा। कि परिवार को एक आर्थिक ज़रूरत भी थी, तो मैं फिर बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई। तो मुझे जो मिलता था मैं करती थी। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से मैं जुड़ी, तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी मुकाम भी मैंने हासिल किया। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं, आज भी जानते हैं। फिर मैंने प्रॉपर्टी का काम किया। अच्छा। मैं और एक छोटी सिस्टर दोनों मिलकर प्रॉपर्टी का काम करते थे। कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो फिर हमने बास्कर रोबिन्स हाई स्कूल की फ्रेंचाइजी ली, जो मिठाई चौराहे पे थी, और बहुत टाइम तक थी। 2013 मैंने वाइंड अप किया, क्योंकि मेरे दूसरे बिजनेस बढ़ने लगे थे। एक मेरा हॉस्पिटल था, सद्भावना हॉस्पिटल था, वो हो गया था। फिर एक मेरा आईएसएस का वेलनेस सेंटर हो गया था, तो उसकी वजह से मैं उसको मैंने बंद कर दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता था। और साथ मेरे एनजीओ का जो काम चल रहा था, तो सपना कुछ और था, लेकिन वो सपना शिफ्ट होकर कहीं और चला गया। तो आईएएस बन के भी मैं समाज की सेवा करती, और ऐसे भी मैं समाज की सेवा कर रही। तो मुझे लगता है यही सपना सही है। वेलनेस सेंटर पे कैसे शिल्पा शक्ति के साथ भी आप जुड़ी? हाँ, वेलनेस सेंटर में ऐसे बनी, मुझे ना हमेशा एक वो था कि मुझे ना वेलनेस बहुत वो है अटैचमेंट है कि मतलब वेलनेस सबको फिट रहना चाहिए, सबको सुंदर दिखना चाहिए, और सुंदर चेहरे से नहीं अंदर से सुंदर दिखना चाहिए। तो उसके लिए अंदर से स्वस्थ होना बहुत जरूरी। तो मैं बहुत शिल्पा शेट्टी में देखती थी, उनका योगा देखती थी, उनकी बाकी चीज़ें देखती थी। तो मेरे दिमाग में था कि अगर कभी शिल्पा शेट्टी अपने वेलनेस में कुछ करेंगी तो मैं इनसे बात करूँगी। तो मैं पार्लर में गई थी, मैगजीन रखी थी, तो मैं उसको पढ़ रही थी। तो उस मैगजीन में लिखा हुआ था कि फ्रेंचाइजी के कॉन्टैक्ट करें। तो मैंने देखा, मैंने तुरंत लिया और मैंने फ़ोन किया। एक लड़की वो मनप्रीत से बात हुई, फिर ऐसे हमारी बातें। फिर वो शिल्पा शेट्टी और उनकी फ्रेंड थी किरण बाबा, दोनों का जॉइंट वेंचर था आईएसएस। तो मैंने बात करी तो उनको भी अच्छा लगा। वो भी नए नए थे, तो उनको भी लगा कि उनका एक बॉम्बे में 2 थे, एक गुवाहाटी में खुला था, वो भी फ्रेंचाइजी ले रहे थे। फिर बीइंग ए वुमेन, तो उनको भी लगा कि चलो करते हैं। फिर मेरी बातचीत और आपको तो कि बहुत जल्दी फाइनल हो गया। अच्छा। मेरे 1 महीने के अंदर ही फाइनल हो गया, और तीसरे महीने के अंदर हमने शुरू कर दिया। गोमती नगर विजय श्री कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे करके मैं उनके साथ इन्वॉल्वमेंट हुई, और उनसे 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई, और हमारे सेंटर भी आई थी। उनकी मिसेज भी हमारे लिए कभी कभी आती थी कि वरना अच्छा है, अच्छा कर रही और अच्छा करूँ। तो एक अच्छी उनके साथ मुलाकात मेरी रही। उनके साथ जो सफ़र था वो अच्छा रहा। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा भी, फिटनेस में तो बहुत कुछ सीखा है, और बाई पर्सन बहुत अच्छी लगी है। तो ऐसे में अपर्णा, जो आपने एग्रोटेक खोला, जी जी, उसका क्या उद्देश्य था और कब खोला? हाँ, अपर्णा एग्रोटेक मुझे याद है कि सर मुझे 2015 या 16 में ऐसे कुछ हमने स्थापना करी थी। उसकी कंपनी है मेरी वो। बेसिकली वो हमने एग्रोटेक खोला है एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए, जिसमें कृषि में आयुर्वेदिक कृषि में कर सकूँ, ऑर्गेनिक कर सकूँ, और जिसमें एक शहर भी उसी का एक पार्ट हो गया। शहर पे मैं लगभग 2 साल से काम कर रही हूँ। अब शहर पे थोड़ा मेरा ज़्यादा फोकस हो गया है। अभी हमारा गांव में ही एक हमारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन रहा है, CFC बोलते हैं उसको। और जिसमें हम लोगों के जो आसपास के एरिया के लोग हैं, उनको हम सिखाएंगे कि मधुमक्खी कैसे पालते हैं, कैसे शहद बनाते हैं, और उनसे हम शहद परचेज करेंगे। तो जो हमारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन रहा है, वहाँ पे मशीनरी के थ्रू उसको रिफाइन किया जाएगा, पैकिंग करके उसको हम मार्केट लिंकेज के माध्यम से बाहर बेचेंगे। तो जो उससे आय प्राप्त होगी, हमारे गाँव के आसपास के लोगों की आय से रुक जाएगी। तो एग्रोटेक जो हमारी कंपनी है वो पर्पज इसी तरीके की काम करने के लिए, एग्रीकल्चर बिजनेस को आगे बढ़ाना, एग्रीकल्चर बिजनेस को आगे बढ़ना। और हम ये भी चाहते हैं कि जो गांव के में, अब गांव छोड़ के हम लोग इसलिए शहर आए थे कि हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। मेरे फादर ने वहाँ पे 2-3 स्कूल खोले थे, लेकिन वहाँ स्कूल न होने की वजह से हमने जो है ना वो गाँव छोड़ा। तो मैं अब बहुत नहीं चाहती कि लोग गाँव छोड़ के आए, जहाँ पे हैं वहीं पे बिजनेस करें, अपने आप को वहीं डेवलप करें और अपने एरिया को डेवलप करें। तो इसलिए मेरा ज़्यादातर फोकस मेरे अपने गाँव के प्रति रहता है। और मेरे फादर का बहुत लगाव गाँव से था, तो मेरा भी वो लगाव बना है। हाँ, वो लगाव बना है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि अपनी ज़मीन से मैं जुड़ी रहूँ और मैं अपने गांव से जुड़ी रहूँ। और जो मेरे गांव ने मुझे दिया है, मैं बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मैं जिस तरीके से जिस रूप में वापस कर सकती हूँ, मैं अपने गांव के लोगों को वापस करूँ। और मैं चाहती हूँ मेरे गांव की लड़कियाँ आगे बढ़ें, वो भी बड़े सपने देखें, बड़ी चीज़ें पाएँ और मजबूत बने। ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। गाँव की लड़कियों में क्या परिवर्तन आप देख रही हैं पिछले 10-15 सालों में? हाँ, अभी बहुत परिवर्तन है। तो परिवर्तन ये होगा कि एजुकेशन
पहुंच चुकी है गांव में। गांव में स्कूल भी बहुत होने लगे हैं, गांव में क्या है कि अब स्वास्थ्य सुविधाएं भी होने लगी। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है, बल्कि हमारी जो टाइम नहीं था उससे कहीं ज़्यादा है। तो गाँव में स्वास्थ्य सुविधाएँ होने लगी, स्कूल भी खुलने लगे वहाँ पर। और ये जो दौर आया है, क्या बोलते हैं, मीडिया का दौर आया कह सकते हैं, ये इंटरनेट का दौर आया, इसमें बच्चों को काफ़ी बदलाव है। लोग इंटरनेट देखने लगे, यूट्यूब देखने लगे, लोग पढ़ाई के लिए अब आगे बढ़ने लगे, तो काफ़ी फर्क है। क्विज के दौरान कुमार विश्वास जी के साथ, उनके एनजीओ के साथ जुड़ के आपने बहुत सारे लोग मदद की। एक्चुअली कोविड में पिछले साल हमने बहुत सारा काम किया था। इस साल मैं बहुत सारा काम नहीं कर पा रही थी। इस रीज़न ये भी था इस साल क्योंकि कोविड बहुत भयंकर था। मेरी मम्मी की एज है, तो मैं कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो फोन से जितना कर सकती थी। मेरे मन में एक वो हो रही थी कि क्या करा जाए, कैसे किया जाए, कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर जो ऐसे कुमार विश्वास से बात हुई, तो मैं देख रही थी कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब मैं उसे कैसे कहूँ कि कैसे कर रहे हैं, क्या उनके प्लान है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे पूछना। तो फिर सर से इतनी बात हुई, तो मैंने कहा कि पन्ना हम यहाँ पे ऐसा कर, अगर तुम करना चाहो तो तुम वहाँ पे ऐसे कर लो, अपना ऐसा ऑफिस सेंटर बना लो। मैंने कहा तुरंत कर लेंगे। फिर हम उनकी गाइडेंस में हम लोगों ने काम किया, तो हम लोग कोविड किट बनाते थे, कोविड के लोगों को प्रोवाइड करते थे। तो कितने लोगों को प्रोवाइड किया होगा, कहाँ? मुझे लगता है कि हमने 50,000 से ज़्यादा लोगों की दी होगी यहाँ से। दिया था वो बहुत दूर था, पूर्वांचल पूरा था हमारा, नेपाल बड़ा सोनाली करके है, सोनोली है, आगरा तक हमने भेजा, रायबरेली, हरदोई, सोनभद्र, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा निकल बहुत मतलब आसपास जितना पूर्वांचल में पूरा कम कर दिया। और कुछ प्लान है आपके आगे? अभी आगे तो बहुत सारे प्लान हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन लाइफ का एक मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हुआ जो मेरी फैमिली के साथ मेरा था। बहनों को पढ़ाना, उनकी शादी करना, पापा की जो चीज़ें थी उनके साथ देना, मैंने वो कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से। अब दूसरा मेरा कर्तव्य है सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी के साथ मिलकर मैं बहुत सारा काम करना चाहती हूँ, औरतों के लिए करना चाहती हूँ, आदमियों के लिए भी करना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी सशक्त बने और एक जागरूकता है लोगों के अंदर। कुमार विश्वास जी के जो साथ काम किया, उसका लोगों को क्या लाभ, कैसे लाभ पहुँचा? कुमार विश्वास सर के साथ जो काम किया उससे तो बहुत ही, मैंने यहाँ कोविड केयर सेंटर लोगों ने बनाए थे, अपनी वजह से बनाए थे, सरकारी बने थे, लेकिन उनको दवाइयाँ मिल गई। उस किट में 1 हफ्ते की दवाई रहती थी, सिरप रहता, सैनिटाइजर रहता था, पल्स ऑक्सीमीटर रहता, तो थर्मामीटर रहता, तो बेसिक ट्रीटमेंट उनका हो जाता था। सीरियस हो गए तो फिर हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो गांव में कई बार लोगों पर पैसे नहीं होते दवाइयाँ खरीदने के लिए, तो वो दवाइयाँ उनको मिलने की वजह से जो उनके स्वास्थ्य में जैसे जो नहीं करा पा रहे थे वो भी कर रहे, तो काफ़ी तरह से लोग ठीक हुए। तो एक थोड़ी सी मदद थी उनके स्वास्थ्य की थी, तो एक बदलाव थोड़ा सा देखा हमने। कोई उनसे मतलब आपके? हाँ, उनसे कभी कभी किससे मुलाकात? कुमार जी से? कुमार विश्वास से मुलाकात होती रहती है, जब कभी लखनऊ आते हैं तो होती है, कभी मैं उनके घर गई तो उनके कोई केवी कुटीर एक बार मैं गई थी। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है, ऑर्गेनाइज है और बहुत नेचुरल है। एक बार मेरे जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं अपने ब्रदर के साथ गई थी मुलाकात से। और उसके अलावा लखनऊ कभी आते हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम होता तो हम उसमें जाते हैं, क्योंकि मेरे फादर जो है वो कवि थे, डॉक्टर, मेरे फादर डॉक्टर थे, डॉक्टर नहीं के साथ वो कवि भी थे। तो उनका बहुत रुझान था इस, मतलब कविताओं का बहुत ज़्यादा रुझान था, तो उसी वजह से मेरे अंदर भी है। तो मुझे कविताएं, गाना, म्यूज़िक ये सब मुझे बहुत पसंद है। मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर थी, वो भी बहुत अच्छा गाना गाती थी। मेरे डैडी बहुत अच्छे हारमोनियम बजाते थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे। तो एक हमारे फैमिली में है, तो हमारे प्रति थोड़ा बहुत है। तो कोई भी कुमार विश्वास का कोई प्रोग्राम या किसी भी शायरा का प्रोग्राम हो और या किसी तरीके का कोई प्रोग्राम हो, तो हम मतलब उसे पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाते ज़रूर है, सुनते हैं। तो ये एक तो स्ट्रेस भी खत्म होते हैं, दूसरी बात दिल को सुकून मिलता है। म्यूज़िक जो है ना रूह को आपकी तरोताज़ा कर देता है, तो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए जाते रहते हैं प्रोग्राम में। इन सारी चीज़ों के अलावा आपकी जो हॉबीज़ हैं वो आपने बताया कि कविताएँ लिखने का भी है। हाँ, कविता लिखने का नहीं है, बेसिकली कविताएँ सुनने का बड़ा शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है। मेरे घर में एक लाइब्रेरी है और पढ़ने, किताब पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। म्यूज़िक का बहुत है, म्यूज़िक में सीखती हूँ, गाना में सीखती हूँ। म्यूज़िक का बहुत शौक है मुझे, डांस का भी शौक है, पर डांस के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो लेकिन हाँ म्यूज़िक में सीखती हूँ। मेरे गुरु भी आते हैं और मुझे सिखाते हैं थोड़ा बहुत, तो अभी मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, उम्मीद है कि सीख जाऊँगी। मतलब ये समझा जाए कि पिताजी के बाद आपने पूरी जिम्मेदारी परिवार की भी ले ली, सारी बहनों की शादी कर दी, सबको इस्टेब्लिश कर दिया, अब आप समाज को? हाँ, मैं कोशिश मैंने करी कि मैं अपना बेहतर कर सकूँ लाइफ में, लाइफ एक सिग्नेचर लाइफ बना सकूँ अपनी, तो उसी मतलब कह सकते हैं उसी रास्ते पे कोशिश कर रही हूँ मैं। तो जो ईश्वर ने मुझसे कराया, मैं तो एक माध्यम कराने वाला, तो ईश्वर ने जो मुझे जिस रास्ते में भेजता है तो मैं काम करती हूँ। मेरा अगर व्यक्तिगत ड्रीम पूछा जाए तो यही है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ज़्यादा लोगों को लाइवलीहुड में ज़्यादा लोगों को मिले, रोजगार मिले और लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और गाँव के लिए कुछ करना, गांव के लिए सबसे ज़्यादा करना है। मेरा जो पहला एम इस वक्त है वो हमारे गांव के लिए सबसे ज़्यादा करना है। गाँव में जो माहौल था वो पहले जैसा नहीं रहा, क्या बदलाव देखते हैं? हाँ, गांव में अब बहुत बदल गया है। जब हम रहते थे अब मुझे लगता है कि जो बदलने का माहौल है ये संस्कारों की कमी हो गई है। हम एजुकेशन में इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी, कैसे अडॉप्ट तो कर रहे हैं लेकिन जो रियल एजुकेशन उससे कहीं हम लोग दूर होते जा रहे हैं। इसलिए गाँव का बहुत काफ़ी चल रही है। क्या इसकी वजह ये भी है कि जो वहाँ पे पैसा आया पिछले को 10-15 सालों के जब पंचायती राज शुरू हुआ, तमाम सरकार की योजनाएं आई, उसने भी गांव में एक दूरियां पैदा की क्या? हाँ, बहुत सारी ऐसी योजना है, मुझे नहीं लगता मतलब व्यक्तिगत मेरा है क्योंकि जरूरत नहीं गाँव में। कई लोग खुद ही काम करते हैं। एक चुनावी रंजिश सी बनने लगी। अब तो पहले प्रधान का चुनाव बहुत आसानी से हो जाता है। अब प्रधान का चुनाव में बड़ा हाँ। शोर शराबा हो रहा है। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उनकी देखिए क्या सिचुएशन है। दूसरी मुझे लगता था पहले के गाँव के लोग क्या थे, खुद ही खेती करते थे, खुद ही कमाते थे, खुद ही खाते थे। अब कुछ चीजें उनको ऐसी मिल जा रही हैं तो उसका जो इम्पैक्ट वो बहुत अच्छा है। मतलब वो जो पैसा आया है बाहर से, उसके नाते गांव का ये माहौल बदला है। हाँ, बहुत ज्यादा बदला है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, ये मुझे व्यक्तिगत है कि हर व्यक्ति को उतना ही राइट है जितना वो काम करता है। तो उसमें उसके अंदर वो स्ट्रेंथ रहती है, वो इंटीग्रिटी रहती है। जिस चीज़ के लिए हमने किया नहीं हमें वो जब मिल जाता है तो हमारी जो अंदर की जो मॉडलिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। बहुत शुक्रिया अपर्णा जी, आपने इस तरीके से हमारी बातों के साथ जवाब दिया, गांव के माहौल को हम जान सके। तो दोस्तों, ये अपर्णा जी की अपनी जो यात्रा है सामाजिक जीवन की, गांव के प्रति उनका लगाव है और जो उनके पिताजी ने जो सपने देखे थे वो एक बेटी को कि वो पूरा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भाई नहीं उनके, तो वो एक भाई जैसा काम कर रही हैं। थैंक यू सैलन जी, आपने हमारे विचारों को सुना और मुझे इतना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया।